जय हिंद प्यारे साथियों। आज जीके जीएस की छठी क्लास आप लोगों की शुरू हो चुकी है और आपको पता है कि 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूरी व्याख्या के साथ और हर टॉपिक से क्वेश्चंस लेकर आता हूं। हूबहू आपके जो एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के साथ डेली शाम को 8 बजे। जो भी भर्तियों को बिल्कुल सीरियस मोड में लिए हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी इस बार भर्ती ज़रूर निकल जाए, तो हिंदी की सारी जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बिल्कुल डेली 50 क्वेश्चंस के साथ डेली अपलोड हो रही है शाम को 4 बजे हिंदी। और प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी फॉर ऑल एग्ज़ाम। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 5 वीडियो उसकी अपलोड हो चुकी है। आज छठी वीडियो की बारी है। 6 वीडियो आज हो चुकी है और दूसरी है शाम को डेली 8 बजे अपलोड होती है जो आज जीके जीएस वाली। और ये सभी टारगेट है यूपी पुलिस की जितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं और खासकर एसएससी जीडी वाले भी, इन सभी भर्तियों के अभ्यर्थी इस क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, क्योंकि पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी के संभावित यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करूँगा और आप लोग देखेंगे भी कि कितना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ आप लोग ज़रूर उसको अपने भी उसके जो मार्क्स आपके आएँ तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने सही हो रहे हैं, ताकि उस लेवल को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, तो आप लोग ये कोशिश ज़रूर करना कि जितने भी क्वेश्चन करना उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि चीज़ें आपकी हर चीज़ क्लियर होती चलें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था। दोस्तों बहुत डीप क्वेश्चंस पूछता है और अगर ऐसी चीज़ें आप नहीं पढ़े रहेंगे ना तो आप कांस्टेबल, ना यूपीएसआई, ना एसएससी जीडी किसी में भी आप अच्छा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने पोल्स करा के देख लिया आपका लेवल क्या है। बिल्कुल भी आप अच्छे तरीके से अभी तैयार नहीं हो पाए हैं। तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं मैं पूरा कंटेंट दे रहा हूँ जो पेपर में छपेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इन चारों में से डोमिंगोज पेस, एडोआर्डो बारबोसा, निकोला डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो 26वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा, देखो 2420 ईस्वी में इटली के जो यात्री थे कौन, निकोलो डी कोंटी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की के साम्राज्य में आए थे। और ये जो था ना यहाँ पर तब कौन सा वंश था, अगर ये पूछ लिया जाए कि विजयनगर में 1420 ईस्वी में जो सन था जिस समय ये आए थे उस समय जो था संगम वंश था। संगम वंश के बारे में अगर पूछा जाए तो इसके जो शासक थे कौन, देवराय प्रथम। संगम वंश के जो एक शासक थे देवराय प्रथम। इनका जो कार्यकाल था यह था 1406 से लेकर 1422 तक। और जिनके काल में निकोलो डी कोंटी आए थे। तो ये था इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और ये एक इतालवी देशाटक और एक खोजकर्ता था, अन्वेषण करता था। ठीक है, जो मध्य युग में मुस्लिम व्यापारी के वेश में इटली से भारत, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन की यात्रा पर आया हुआ था। ठीक है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, यानी कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में मिलते हैं। तो आपको पता है कि अशोक एक मौर्य साम्राज्य का एक शासक था, मौर्य शासक था। ठीक है, और इसकी जो सबसे जो प्रचलित एक युद्ध है वो है कलिंग आक्रमण। ठीक, जिसके बाद से इसने अपना राजपाट छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक, इसके कुल कितने शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं। और जो शिलालेखों का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, शिलालेख के अध्ययन को कहा जाता है इपिग्राफी। ठीक, इपिग्राफी को कहते हैं शिलालेख का अध्ययन। और इसके अशोक के टोटल कितने शिलालेख हैं, 14 हैं। अशोक ने ही क्या बनवाया था, सांची का स्तूप। ठीक, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, क्वेश्चन बहुत बनता है। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। कुल 14 शिलालेखों में महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा कौन सा है, वो है 13वां शिलालेख में क्या है, 13वें शिलालेख में धर्मचक्र प्रवर्तन दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कलिंग युद्ध का भी ब्यौरा मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अशोक के जो शिलालेख हैं ये किस लिपि में खुदे हुए मिलते हैं। तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में मिलता है। ठीक है, मौर्य शासक, आपको पता है कि मौर्य शासन में अशोक के शिलालेख भारत में जो है ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए प्राप्त हुए हैं। और इन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता प्राप्त की थी किसने की थी, 1837 में। ये भी बहुत पूछता है, जेम्स प्रिंसप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसप, इन्होंने सर्वप्रथम इसको पढ़ने का जो है इनको क्रेडिट दिया जाता है। और अशोक के अभिलेख जो है राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं। ठीक, और ये प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया। और अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग, एक है आपका शिलालेख,
दूसरा है आपका स्तंभ लेख, और तीसरा है आपका गुहा लेख। ठीक है, 3 लेख में मिलते हैं। आपको पता है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है ये आपका सारनाथ अभिलेख से लिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में बन जाता है। तो भारत का जो प्रतीक है अशोक स्तंभ, वो भी आपका सारनाथ अभिलेख से लिया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ब्राह्मी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। डेली शाम को 8 बजे जीके जीएस जिसका कमज़ोर हो और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं पेपर वाले प्रश्न, वो आपको यहाँ पे डेली दिए जाते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करो। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट भी था संविधान को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें से हूबहू 250 अनुच्छेद जो थे वो भारत संविधान में ले लिए गए थे। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान को बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी या जो सबसे पहला जो स्टेप उठाया गया था वो कहाँ से, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो इसको दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर। ठीक है, और आपको पता है कि जो 1935 का अधिनियम था ये एक प्रकार का पूरा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कह सकते हैं। बाकी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा किसको जाता है? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को संशोधित कर दिया गया था। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम जो था, इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 321 अनुच्छेद थे। और कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 10 अनुसूची थी। ठीक है, और इसमें जो 321 अनुच्छेद हैं इसमें से 250 अनुच्छेद हूबहू ले लिए गए थे भारतीय संविधान में। ठीक है, और भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। और अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान में जो पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? तो यहाँ पर अध्यक्ष जो थे ना, एक अस्थाई एक अस्थाई। तो जो पहले अस्थाई अध्यक्ष बनाए थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर को बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष। फिर उसके बाद 2 दिन बाद ही फिर दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। तो अगर अध्यक्ष पूछेगा तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक करना है। ठीक है, और उसके बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो कि संविधान की प्रस्तावना बन गई। संविधान की जो आत्मा है उससे एग्जैक्ट रूप में क्या है? वो प्रस्तावना है। ठीक है, मगर BR अम्बेडकर के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 32 को कहा इन्होंने, क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है ना ये मूल अधिकारियों की संरक्षण करता है। ठीक है, इसीलिए BR अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका संविधान की आत्मा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कांडला पत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? खंबात की खाड़ी, कोरी क्रीक यानी कि संकरी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सपोर्ट सहयोग आपका बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें और ज़्यादा मेंटेन कर सकूं और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूं। और आप जो है ना यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस करते रहो, जितने आपके सही होंगे वो आप कमेंट करके बताना, ताकि ये चीज़ का अनुमान लगा सकूं कि आप किस लेवल के लिए तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ना, या तो ये UPSI के आए हुए क्वेश्चन हैं, या फिर UP कांस्टेबल, या फिर SSC GD, क्योंकि इन्हीं तीनों लेवल से होकर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, 29 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, कच्छ की खाड़ी। कांडला पत्तन पोर्ट जो है ना ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक, और कच्छ पता ही है आपको कि ये गुजरात का एक ज़िला है। ठीक है, वहीं की एक जो है उसी के पास एक खाड़ी होती है जो समुद्र से। तो आपको पता है कि इसका निर्माण कब किया गया था? एक वैसे ये जो कांडला पत्तन है ना ये एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह। इसका निर्माण कब किया गया था? तो अगर इसके निर्माण की हम बात कर लें तो इसका निर्माण जो किया गया था तो ये 1965 में किया गया था। ठीक, और ये बंदरगाह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। ठीक है, अगर देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कर लेंगे तो कांडला पत्तन है। ठीक है, और इसको क्यों किया गया था अगर इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए तो ये मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेडिंग के लिए इस क्षेत्र को बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? जलाक्रांत का मतलब क्या है कि जहाँ पर जल की ज़्यादा भारी, मतलब कि जहाँ पर नमी क्षेत्र मतलब कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? मैंग्रोव, सदाहरित, पर्णपाती या शंकु वृक्ष। ठीक है, तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मैंग्रोव वन जो होते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन जो होते हैं ना ये जलाक्रांत क्षेत्रों में ही विकसित होते हैं।
और ये वन मुख्यतः क्या होता है, ज्वारीय संकरी खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वारोन्मुख के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। भारत में ये वन कहाँ पाए जाते हैं, दक्कन के पठार में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो मैंग्रोव वन होते हैं ये दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर जो के पठार के जो जलाशय होते हैं वहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के लैगून, राजस्थान और गुजरात के कच्छ के खारे जल वाले क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डेल्टाई आर्द्र भूमि जो है और अन्य मीठे और खारे जलाशयी क्षेत्रों में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और इन वनों को जो है दलदली या ज्वारीय वन भी कहा जाता है, क्योंकि जलाक्रांत का मतलब जहाँ पर पानी की मतलब कि वहाँ पर पानी ऐसा हो जो जैसे दलदली टाइप की चीज़ें हों उस क्षेत्र में। ठीक है, और मैंग्रोव वन क्या होते हैं, समुद्री तूफानों और सुनामी के समय तटीय क्षेत्रों की जो है ये रक्षा भी करते हैं। ठीक, क्योंकि पानी को आगे आने से रोकते हैं। नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है, नागतीबा और महाभारत ये दोनों पर्वतमालाएं जो हैं किसमें शामिल है, अधो हिमालय, पार हिमालय, उच्च हिमालय या निम्न हिमालय, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका निम्न हिमालय। ठीक है, नागटिब्बा, ठीक है, और या तो महाभारत, ये दोनों ही पर्वत श्रेणियाँ लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। और लघु हिमालय का विस्तार कहाँ पे है, ये बृहद हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 3700 से लेकर कितनी 4500 मीटर तक। ये चीज़ें जो है ना आप सिर्फ समझें, इसको ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं, या तो फिर आप ऑनलाइनर नोट कर सकते हैं कि नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये निम्न हिमालय में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी आप नोट कर सकते हैं। भारत के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जैसे कि आपका शिमला है, मसूरी, मतलब सभी लोग जाते हैं ना ज़्यादा घूमने, नैनीताल है, तो ये सभी जो हैं इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक, किसमें, ये नागटिब्बा और महाभारत। ठीक है, और इसको ये भी कह सकते हैं जैसे क्योंकि ये निम्न हिमालय या लघु हिमालय जो है इसके ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान जो पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल या फिर पयार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहा जाता है, ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को पश्चिम अटलांटिक अपवाह, उत्तर अटलांटिक अपवाह, दक्षिण अटलांटिक अपवाह, प्रतिविषुवतीय अपवाह। दोस्तों ये इंटरनेशनल ज्योग्राफी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर यूपी कांस्टेबल का भी आप पुराना पेपर उठा के देख लो, जितने भी क्वेश्चंस जीके में पूछे गए हैं, जीके में क्यों अच्छे क्वेश्चंस नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल जो है ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो जब आपसे ऐसी ज्योग्राफी पूछी जाए जो आपने शायद ना ही पढ़ी हो, आपको जो पढ़ाया जाएगा आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करा दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, इंटरनेशनल। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, जो बिल्कुल कंटेंट है ना वो कंटेंट आपको यही मिलने वाला है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर देखने हो देख लो, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जो ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहा जाता है, तो 32 का जो सही ऑप्शन होगा दक्षिण अटलांटिक अपवाह। ये बिल्कुल अच्छे से रट लेना मेरे भाई। और इस संबंध में कि ये जो दक्षिण अंटार्कटिका जो महाद्वीप के समीप जो प्रवाहित होने वाली इस ठंडी धारा को क्या कहा जाता है, अंटार्कटिका ड्रिफ्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील धारा जो है इसको अंटार्कटिका ड्रिफ्ट भी कहते हैं। सॉरी, दक्षिण अटलांटिक अपवाह को क्या कहा जाता है, इसको अंटार्कटिका महाद्वीप के समीप जो प्रवाहित होती है वहाँ पर ये एक ठंडी धारा है, मतलब ठंडी हवा कह सकते हैं, तो ये अंटार्कटिका ड्रिफ्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक, राज्य की व्यवस्थापिका में कौन शामिल नहीं होता। अब देखो यहाँ पर राज्य संबंधित की कौन से, अगर राज्य की व्यवस्था करनी है या राज्य की व्यवस्था देखनी है तो उसमें कौन शामिल नहीं होता, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या फिर राष्ट्रपति। जब देखो भाई, जब राज्य की बात होगी तो किसी प्रकार से भी राष्ट्रपति का कोई वैसा हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से राष्ट्रपति का काम जो होता है वो राज्यपाल करता है। अगर किसी प्रकार से कहीं राष्ट्रपति शासन लगाना हो, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसके लिए कुछ प्रावधान है। राज्यपाल जो है मंत्रियों के कहने पर, यानी मंत्रियों द्वारा सौंपे गए जो प्रावधान है उसके तहत ये राष्ट्रपति से कहता है कि यहाँ पर जो सत्ता है अब उसे राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लो, क्योंकि यहाँ जो है चीज़ें कंट्रोल के बाहर हो चुकी हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस स्थिति में राष्ट्रपति को जो है ज्ञापन सौंपा जाता है, उसके अलावा राज्य की किसी भी प्रकार की व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति का हाथ नहीं होता। और जो ये आपातकाल है भी तो किस में 352 और 356 और 360 तीन आर्टिकल्स हैं। पहला वाला में सशस्त्र विद्रोह पर जो आपातकाल लगाए जाते हैं उसके प्रावधान है। 356 में क्या है, 356 में आपके जो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में या किसी स्पेशल जो कहीं मतलब पर्टिकुलर जगह पे अगर राष्ट्रपति शासन लगाना तो वो इसमें दिया हुआ है। 360 में आपका वित्तीय आपात है। ठीक है, तो इसमें कौन है, तो राष्ट्रपति है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा आवश्यक सुझाव देना। तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसके लिए जो आर्टिकल दिए गए हैं 263 में इसका प्रावधान पूरा दिया हुआ है, ठीक। और इसके लिए आपको पता है कि एक समिति बनाई गई थी, सरकारीय समिति, जिसके अंतर्गत इस चीज़ का जो है वो किया गया था। अगर इसको हम पूरा देखने की कोशिश करें तो अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य जो होता है ना, वो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उनको आवश्यक सुझाव देना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रथम वर्ष 1990 में इसकी जो स्थापना की गई थी, ठीक है, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। और हुआ क्या था, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष मैंने बता ही दिया कि आपको प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी मतलब उस वक्त के प्रधानमंत्री हों। अभी फिलहाल क्या कौन है, तो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। और सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री जो होते हैं इसके, और प्रशासक यानी कि जो गवर्नर होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होंगे वो इसके सदस्य होंगे, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के। तो इसके सदस्यों के बारे में क्या है, सभी सीएम, सभी गवर्नर, और जो 6 किए जाएंगे, जो मतलब मनोनीत किए जाएंगे किसके द्वारा, पीएम के द्वारा। कौन से मंत्री होंगे, वो कैबिनेट स्तर के मतलब केंद्रीय मंत्री, तो वो भी इसमें शामिल होंगे अंतर्राज्यीय परिषद में। और इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें होता है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और इन्हें आवश्यक सुझाव देना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि किस क्षेत्र में वे उद्यम या कार्य स्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। तो जहाँ रोजगार की अवधि नियमित हो उसको, वो किस क्षेत्र में आते हैं, तो वो आते हैं आपके संगठित क्षेत्र में, ठीक है। प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है, तो वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित किया गया है या फिर अधिरोपित नहीं किया गया है, या फिर कर विभाग पर जो एकत्रित करता है, या फिर उन दोनों पर जिन पर यह अधिरोपित किया गया है और जिन पर अधिरोपित नहीं किया गया है। तो 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित किया गया है उसी के ऊपर अंतिम भार या फिर उसका दायित्व आएगा, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक क्वेश्चन था। दहन, अब आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। दहन भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया है। तो जो दहन है ना, ये एक प्रकार की आपकी क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। दहन का मतलब कि फ्लेम या बर्न, ठीक है, मतलब कि जिसमें जलने की वो होती है, जैसे कि कोयले का जलना, कागज़ का जलना, ये सभी क्या हैं, ये प्राकृतिक गैसों का जलना, लकड़ी का जलना, ये सभी जो हैं दहन के प्रमुख उदाहरण हैं। कब होते हैं ये जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, दहन, ठीक है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। देख लो यहाँ पर दहन के बारे में पूछ लिया कि कैसी प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, कौन सा, काजल, हेमेटाइट, ग्रेफाइट या चारकोल। दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो हेमेटाइट है ना, ये आपका कार्बन का अपर रूप नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, और बाकी तीनों में ही कार्बन पाया जाता है। अपर रूप का मतलब क्या है कि जिसमें कार्बन उपस्थित हो। बाकी हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट क्या कहा जाता है, ये आपका होता है फॉर्मूला Fe2O3, Fe2 यानी फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो है ना, ये इसका अपर रूप नहीं है, ठीक। बाकी और सभी क्या हैं, ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ये किसके कारण होता है। दोस्तों आपको पता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक। तो जो प्राथमिक होते हैं ये कब बनते हैं और द्वितीयक कब बनते हैं। तो प्राथमिक तब बनता है कि जब 2 बार अपवर्तन हो और 1 बार परावर्तन हो, ठीक है, तब प्राथमिक इंद्रधनुष। और द्वितीयक इंद्रधनुष तब बनता है जब 2 बार अपवर्तन, 2 बार परावर्तन हो, ठीक है। तो इसी पर इन्हीं चीज़ों से ये संबंधित है कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा परिक्षेपण। तो बरसात के दिन जल पर छोटी जो तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं ना, तो ये घटना किसके, डिस्पर्जन के कारण होती है, यानी परिक्षेपण के कारण होती है। जब किसी पदार्थ के कण का मतलब परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द गिर जाता है ना, तो ये प्रक्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ तथा दूसरे पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है, ठीक। एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है। अगर
कोई भी जग में पानी भरा हुआ है, ठीक, मतलब पूरा फुल, और वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब ठंडा पानी है। इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तब क्या होगा? जल का स्तर बढ़ेगा, जल का स्तर कम हो जाएगा, जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर जल जग के बाहर गिरने लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 40 का जो सही ऑप्शन है ना, अगर कोई भी देखो, कोई अगर जग है, ठीक, ये जग है, अगर इस जग में क्या हुआ, पानी पूरा भरा हुआ है और इसी में उसी वक्त एक बर्फ़ भी है अंदर, ठीक, मतलब बर्फ़ भी रखी है और पानी भरा हुआ है। अब उसके बाद जब ये बर्फ़ पिघलेगी, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब पानी जो है वो ठंडा है, ठीक है। जब वो बर्फ़ इसमें पिघलेगा तो इसका जो पानी का स्तर होगा ना वो कम होता जाएगा, ठीक है, ये घटता जाएगा, मतलब जितनी जगह इसने घेर रखा है वो जब पिघल जाएगा ना तो उतनी जगह यहाँ पर खाली कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जल का स्तर कम हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जल जो है जग के बाहर गिरने लगेगा या जल का स्तर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर जल का जो स्तर होगा ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी जो वैक्सीन होती है ना, डीपीटी का अगर हम फुल फॉर्म में समझ लेते हैं तो हमें चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। डीपीटी का मतलब जो होता है ना, ये फुल फॉर्म ही अगर इसको पढ़ लेते हैं तो ये खासकर जो दिया जाता है तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो 3 बीमारियों के लिए होता है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, और ये इसके फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा, ठीक है। होता क्या है इसमें, देखो, ये जो है ये टीका 6 से 10 से और 14 सप्ताह या 16 से 24 माह की आयु के शिशु को दिया जाता है, और इस टीके से इन रोगों में जो है 90 से 99% तक की सुरक्षा मिलती है। इसलिए बच्चों को जो है डीपीटी की वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर दिलानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रुधिर है पेशी ऊतक, प्रजनन ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। तो यहाँ पर ऊतकों के बारे में अगर आपने अध्ययन करा होगा तो जो ऊतक का अध्ययन होता है ना, ये कहलाता क्या है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। अध्ययन जो इनका होता है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। रुधिर एक प्रकार का क्या है? ये एक संयोजी ऊतक है, ठीक। रुधिर जो होता है ना, ये तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक। कौन सा संयोजी ऊतक? तरल। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार पर लगभग 7% तक होती है, मतलब जितना उसका भार होगा उसका 7% तक होती है। एक वयस्क मनुष्य में औसत जो कितने लीटर खून होगा? 5 से 6 लीटर, ठीक। और रक्त एक क्षारीय विलयन है। आप जानते हैं कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है रक्त का? 7.4, मतलब ये एक अम्लीय कब होगा? जब 7 पीएच से कम होगा, लेकिन यहाँ 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। मानव रक्त का प्रमुख कार्य शरीर के ताप को नियंत्रित और शरीर के रोगों में रक्षा करना भी होता है, और रक्त का थक्का बनाना एवं शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना होता है, ठीक। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जातीय संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक। और इसके अलावा जो और नाम दिए गए हैं, डायट, पीपुल्स कांग्रेस, पार्लियामेंट, ये कहाँ कहाँ की संसद है, इसको कमेंट करके भाई ज़रूर बताना अगर आपको पता है। नहीं पता है तो मैं अगली क्लास में इसका जिक्र ज़रूर करूँगा। और आपको पता है कि इसका जो निर्माण हुआ था ना, ये कब हुआ था? आपको पता है कि ये जो है बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में, ठीक है। और इसको जो संसद इसकी बनाई गई थी 1972 में बनाई गई थी, ठीक। चलिए, अच्छा, इसको बनाया किसने था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बांग्लादेश की संसद जो है बजाती संसद, इसको बनाया किसने था? तो इसको जो बनाने वाले थे लुइस आई खान नाम था उसका, लुइस आई खान, ये नाम था उसका, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बहुत सारे इसमें मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। निम्न में से कौन सा सैटेलाइट रोधी मिसाइल है? सैटेलाइट रोधी मिसाइल 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो पृथ्वी है, सागरिका है, अग्नि 4 है या फिर अग्नि 5 है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका अग्नि 5, ठीक है। ये सैटेलाइट रोधी मिसाइल है आपकी। द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी, मिशेल बुशी, सौरभ दुग्गल या फिर तनु फेंच। 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। दोस्तों, आज के आपके कंप्लीट क्वेश्चंस हो चुके हैं, और जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास कैसी लगी ज़रूर कर देना कमेंट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके
हूबहू पेपर में छपने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका ज़ाया नहीं जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी इस कन्फ्यूज़न में या किसी बहकावे में ना रहें, क्योंकि ये सब पेड वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब पेड में पढ़ाए जाते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाए जाते हैं और ये सभी याद करने वाले क्वेश्चंस हैं। डेली आपको मिलेगा 8 बजे और आप लोग हिंदी की क्लास देखते रहिएगा डेली शाम को 4 बजे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे, डेली मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।